नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जंगीट गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्रगण रवचाड़ा हाजिर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूँ। दोस्तों, आज अपनी विशेष लाइव के मायने अपने साथ खास मेहमान है पूर्व प्रधान तिलोक जी और तिलोकाराम जी कसवासी हूँ। आप आज अभी तारानगर के अंदर हाँ, और आंगो जानागा राजनीतिक पीछे को कैरियर क्या रेडो है, और आज तारानगर में एक घटना भी हुई है, मैं लेके भी बातचीत करांगा। तो सबसे पहले तो तिलोक जी आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार आपको। तिलोक जी, सबसे पहले तो आप थारे राजनीतिक पीछे को जो कैरियर रेडो है मैं बात करांगा, लेकिन आज सबसे पहले एक बड़ी घटना केस का तारानगर के अंदर, तो क्या देखो है चीज़ा ने अभी शांति प्रिय तारानगर बहुत ही दुखद घटना है, तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऐसी घटना मेरे सुनने में पहली बार आई है। जो एक अनजान लड़की पर वो इस तरह से चाकू से वार करना बहुत ही घृणित निंदनीय कार्य किया है। और प्रत्येक इस क्षेत्र का कोई सभ्य नागरिक है इस बात का पुरजोर से विरोध कर रहा है। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, सब इस घटना को दृष्टि से देखते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि ऐसे प्रत्येक नागरिक को ऐसी बुराइयों का विरोध करना चाहिए। जो ये राह भगती लड़की है, जो स्कूल में पढ़ने आए, रोज रास्ते में रोक के उस पर चाकू से वार करना। अब इस क्षेत्र में शांति का क्षेत्र था, तो उसको ऐसे अपवित्र इस क्षेत्र को बनाने के जा रहे हैं, ऐसे आदमियों का घोर विरोध करना चाहिए। और पूरा उसको पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, ऐसे आदमी को कठोर से कठोर इसको दिलवाया जाए, सज़ा की जाए। और मैं तो चाहूँ कि इसका सरेआम इसका जुलूस निकाला जाए, ताकि लोगों में भय बने, दोबारा भविष्य में ऐसी वारदात न हो। देखो, सरकार मतलब नारी शिक्षा ने बढ़ावा दे रही है, कभी देश को विकास जदी हुए जब नारी शिक्षित हुए, तो विषय का मायने जगह माहित है वह आपकी लड़कियां ने शहर के मायने पढ़ने खातिर गाल है, और सारी पंचायत समिति और बेंग नज़दीकी कॉलेज है, और बेंग पास में यह घटना होनी एक केस का एक बड़ी बात है। पुलिस ने भी ये तारानगर शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ नारी शिक्षा इस चूरू जिले में, मैं अलग नहीं कहूँगा, चूरू जिले में हमारे नारी शिक्षा का सबसे पहले वैदिक कन्या छात्रावास के रूप में ये लड़कियों छात्रावास बना। तो यहाँ सबसे पहले लड़कियों के रहने की, उनकी पढ़ाई की निगरानी में हमारी ये संस्था बहुत अच्छे रूप में काम किया। उसके बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा इस सेक्शन की लड़कियाँ पढ़ने लगी थी। और पहले हमारी खुशी थी कि हमारे इस क्षेत्र में महिलाएं भी शिक्षित होंगी, तो निश्चित ही हमारे समाज में बढ़िया एक सुंदर सुधार आएगा। परंतु अब जो इस तरह से आवारा लड़के हैं, ये इसको दूषित करना चाह रहे हैं। और लड़कियों में भय, फिलहाल भय भी बहुत है कि अभी कभी आज जो घटना हुई है, उस घटना से आम लड़की को भय हो गया कि हमारे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो ये आज से हमारे नारी शिक्षा को जो बढ़ावा मिल रहा था, उनमें ज़रूर निश्चित रुकावट आई है। और घरों परिवार वालों में भी इस बात को लेकर चिंता है कि हम हमारी लड़की को अकेली को भेजेंगे तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ये बुरा हुआ है, और जो हमारी ये शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध के कलंक लगा है, तो निश्चित ही इसका हमें समाज को पूरा विरोध करना चाहिए इसका। देखो, प्रशासन ने भी थे कि कहना चाहोगा, मतलब कॉलेज है, पंचायत समिति भी है, तो बांगी भी निगरानी रहनी चाहिए, लड़कियां आवाजाही करे, स्कूल कॉलेज। पहले बात तो ये कानून में भी लचीलापन है कि ऐसे जो घृणित करते हैं, अगर किसी की लड़ाई हो गई, आपस में नाराजगी हो गई कि इसकी खेत की सीमा को लेके, रात विवाद लेके लड़ाई हो जाती है, परंतु जो जिसको कोई मतलब नहीं, वो बच्ची बेचारी शिक्षा के लिए, वो ज्ञान सोच के लिए अब इस कॉलेज में जा रही थी। और हमारे तो खुशी हुई थी कि हमारे महिला कॉलेज अलग बनी, हमारे पीजी कॉलेज बनी महिला, तो लोगों में एक बढ़िया संदेश गया कि हमारी बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे ताने सुरक्षित क्षेत्र है, इस सुरक्षित क्षेत्र में हमारी लड़कियां निश्चित सुरक्षित रहेंगी। प्रशासन अगर कठोर कदम उठाए तो किसी को औकात नहीं कि ऐसे कोई कदम उठा ले। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि कानून से ऊपर बढ़ के और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और समाज को भी ऐसे घृणित लड़कों के खिलाफ
पूरा एक्शन लेना चाहिए। तो सब मिल के हम चाहेंगे कि हमारे इस महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति लोगों में भय जो फिर वातावरण बनाए वो भय नहीं हो और एकदम खुले वातावरण में हमारी लड़कियां पढ़े, फिर से हमारा ये क्षेत्र हमारे नारी शिक्षा में अग्रणी रहे, यही मेरी उम्मीद है। देखो तिलक जी, अब तो अभी आप बात करिए मुद्दे के ऊपर, और विशेष रूप से आज मैं बातचीत करने खातर आयो थारे शू कि आप राजनीति के मायने वर्षा तक रहा हो, तो सबसे पहले राजनीतिक कैरियर पर बात करा तो क्या शुरुआत हुई? मैं सबसे पहले जब मैं 25 साल का था तो मेरे को तहसील का युवा लोकदल था, यहाँ बीजेपी नहीं थी। अच्छा। लोग पहले जनता दल था, जनता दल एवं जनता पार्टी थी। जनता पार्टी के बाद में यहाँ विभाजन हो गया पार्टी का, तो उसमें एक लोकदल अलग बना। उस लोकदल को मेरे को तहसील का अध्यक्ष बनाया और मैं 3 साल तक लगातार लोगों के बीच में और लोगों को बढ़िया रूप में सेवा दी। तो हमारी आंशिपरा पंचायत थी, उसमें हमारी पंचायत 14 गांव थे। तो 1988 में मेरे को सबसे पहले हमारे बिगरान से भोर सिंह जी राजवी, वो पहले सरपंच भी रहे थे कई बार और राजवी परिवार से थे, और मैं एक नया था, उनके सामने गांव वालों ने उनका थोड़ा भय करते थे। तो मेरे को उस वहाँ क्षेत्र में चुनाव लड़ाया और मैं विजयी हुआ 1988 में। 95 में मैं दोबारा सरपंच बन गया और 2000 में एक ऐसी महिला थी तो मेरे वो पास लड़का रहता था, उनकी पत्नी को मैंने सरपंच बनाया और 2005 में फिर मैं सरपंच बना। इस तरह मैं पंचायती राज में मानो ये पंचायत ग्राम पंचायत में 23 साल तक नेतृत्व किया और उसके बाद में मैं कोहना, पोंदरास और साराना पंचायत का बाद सारण 3 पंचायतों को मिला के एक वार्ड था, वहाँ पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और पंचायत समिति वार्ड में मैं वहाँ से जीत गया। फिर 2010 में मेरे को सभी हमारे जितने भी 19 से हमारे वार्ड हैं पंचायत समिति के, उसमें 10 से 11 हमारे पक्ष में थे, तो मेरे को हमारे घरवाली को प्रधान चुना। और फिर मैं 15 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। वो बेल्ट बुचास बादरी साइड का जो बेल्ट है उसमें 10 पंचायत थी और अब की बार ये इतला आंशिपरा, सातूर, ये चंगोई, इस तरह से होके ये बेल्ट था 10 पंचायतों, उसमें मैं लड़ा, वहीं विजय हुआ। बीच में एक मंडी डायरेक्टर का चुनाव था, 13 पंचायत थी, उसमें सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद और वार्ड पंच के वोट थे। 182 वोट थे 13 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के। वो उनके द्वारा पंचायत समिति के 2 वार्ड हैं अपने, दोनों वार्डों के अलग अलग वो जनप्रतिनिधियों के वोट लगते थे। उसमें हमारे घरवाली को मैंने चुनाव लड़ाया। तो सरपंच कितना साल तक रहा? मैं वैसे खुद तो 15 साल रहा, परंतु 5 साल वो मेरे सहयोग रहा उसमें, क्यों वो नया था, बिल्कुल अनपढ़ थी, उसको बनाया था, तो मैंने भी वो काम साथ में संभाला। तो 23 साल हो गए, वैसे 4 पीरियड हो गया। और वो जिला मंडी डायरेक्टर का चुनाव भी मैंने बहुत बढ़िया मार्जिन से जीता। मेरे सभी पार्टियां मेरे खिलाफ थी, कांग्रेस, बीजेपी सभी मेरे खिलाफ थी, मैं निर्दलीय रूप में था। तो 182 में 2-3 तो घेरने नहीं आए वोट, 115 वोट मेरा आए, प्रतिद्वंदी था वो उनके 63 वोट आए मेरे से, आधे से मानो। और उसमें राठौड़ साहब यहाँ मंत्री थे, बीजेपी का राज था, चंद्रशेखर बैद यहाँ एमएलए था, दोनों एक साथ हो गए। फिर भी लोगों का मेरे पर बड़ा आशीर्वाद रहा और इस तरह से मेरा फिर मैं 18 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। अच्छा। उसमें मेरे 12,500 वोट आए थे। तो पहले की राजनीति थे, पुराने टाइम कर रहे हो, तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क नजर आ रहा था? मैं जब 88 में चुनाव लड़ा था नहीं, जब पंचायतों में आदमी की पहचान थी, पैसे की, दारू की पहचान नहीं थी। अच्छा। मेरे वहाँ 20,000 रुपये से भी कम लगे थे चुनाव में, जबकि सबसे बड़ी पंचायत थी, 14 गांव थे और 14 गांव में 6 गांव से दूरी, जैसे तारनगी से चल के तारनगी सीमा 2 किलोमीटर के बाद में हमारी पंचायत की सीमा जाती है और वहाँ से चल के कोई बिकान तक ये क्षेत्र था। इस साइड बुचास के 7 मील से लग के
और ये घोघटिया खरतवाशार ये बीगरान तक उस क्षेत्र था, लंबा क्षेत्र था। फिर भी मेरे 2-3 ट्रैक्टर थे, उसमें वहाँ चुनाव लड़ा। डीजल के स्वाद कोई खर्चा नहीं था उस टाइम। ट्रैक्टर में चुनाव लड़े? हाँ ट्रैक्टर 2-3 ट्रैक्टर। तो मतलब पहली नाव, अब अन्य खर्चों से अब तो देखो लोगों में ये आदत डाल दी, जो पैसे वाले चुनाव में घुस गए नहीं। पहले टाइम था गांव के मुख्य आदमी होता, बढ़िया सम्मानजनक आदमी था, तो लोग उसको पसंद करते थे कि यार बढ़िया सियाना आदमी है, इसको चुनाव लड़ाएंगे। अब आदमी की पहचान नहीं है, अब पैसे की पहचान हो गई। जिसके पास पैसे हो गए वो कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो दारू के बल पर, पैसे के बल पर वोट लेने की कोशिश करता है। तो लोगों में आदत खराब कर दी। अब सभ्य आदमी है वो चुनाव में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की आदत बिगाड़ दी। अब लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर देते हैं। तो आदमी की पहचान नहीं होती, वहाँ पैसे की पहचान होने लगी है। जितना तो फिर भी कई पंचायतों में, कई गाँव में अभी है, आदमी की पहचान करके वोट देते हैं। तो काफ़ी जगह ऐसा है कि भी पैसे के बल पर भी देते हैं। जैसे पिछले चुनाव था तो वहाँ बिरमी में करोड़ों रुपए दिए थे एक सरपंच के, करोड़। हाँ नहीं, पंचायत के चुनाव में हाँ 70 लाख रुपए लगाए थे। तो मत इसको बढ़िया नहीं मानता। प्रजातंत्र का सही स्वरूप नहीं रहा है। पहले सरपंच बनता, उसकी पहचान थी, वो निष्पक्ष भाव से सेवा करते थे। आज आप चलो कोई डिपार्टमेंट हो जाओ, हमारे पंचायती राज में कोई भी सरपंच बनेगा तो उसको 15% 20% पहले जो कमीशन देगा उनकी स्वीकृतियाँ जारी होंगी। उनके बाद में भ्रष्टाचार इतना, काम कितना घटिया हो चाहे, जो पैसा नहीं दे रहा है उनका बढ़िया काम होता ही उनको वो देखिए पास नहीं होता, और जो पैसे दे देते हैं उनके बिल्कुल घटिया माल लगा दे तो वो स्वीकृत हो जाता है। ये हालत है। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और ये भ्रष्टाचार के कारण लोगों, जो सही ईमानदार लोग थे, वो इस पंचायती राज से हट गए हैं, और कुछ आदमी वो रहे नहीं अभी। मेरे साथ थे बुजुर्ग आदमी बनते, तो मैं तो युवा था, मैं 27-28 साल का था। तो वहाँ 50 से ऊपर के लोग थे। 50 से ऊपर के लोगों में जो आदमी, जो अच्छे घरानों के लोग थे, अच्छे बढ़िया विचारों के लोग थे, उन्हीं का चयन होता था पहले। अब आदमी पहचान नहीं है। अभी तो पैसे की, और जो झूठ बोलता है, रिश्वतखोरी है, दलाली करता है। अब हमारे सिद्धांत में वो नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करें। मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी एक रिश्वत ली नहीं, ना किसी को दी। तो ऐसे आदमियों को आज ठीक है, वो मेरा ये लोगों में बीच में रहना, लोगों मेरे पास में, मेरा यहाँ मकान है, तो मैंने ये जरूर है कहा है, जो मेरे पास आता है उनके काम के लिए मैं उसके साथ घूमता हूँ। आने वाले वो चाह की, पानी की, सोने की, रोटी की, जो भी जैसा भी अपना कोई आता है उनकी मैं सेवा करता हूँ। उस मकसद से ये मानते हैं कि ये ठीक अपने आप बीच में रह रहा है। तो लोगों अभी तक तो पहचान है कुछ है, परंतु अब वो पहले वाली सिस्टम रहा नहीं अभी। तो पहले थारा मतलब बेंटे में प्रधान रहे, सरपंच रहे, बेंटे में सक्रिय नेता हटे तहसील में कौन होया करता? हरा कोई हमारे देखो, मैं 1988 में बना था नहीं, यहाँ जयनारायण जी पूनिया थे विधायक, और यहाँ शिवनारायण जी सारण थे देरवास के, वो कई बार प्रधान रहे। और मैं जब पहली बार सरपंच बना, उस टाइम प्रधान को वार्ड पंच और सरपंचों के बोर्ड लगते थे। उस बाद में 73वें पंचायती राज में 73वें संविधान में संशोधन करके और त्रिस्तरीय राज बना दिया। वार्ड पंच पंचायत में बनते हैं, पंचायत समिति के लिए ब्लॉक मेंबर होते हैं, और वो जिला परिषद के मेंबर। इस तरह से 3 कड़ी बना दी। तो वो सिस्टम उससे हट गया। परंतु वहाँ उस टाइम में शिवनारायण जी बढ़िया इंसान थे, या मनराम जी थे देवगढ़ के। अच्छा, विधायक भी रहे बताए? हाँ, वो विधायक रहे, इस तंत्र में विधायक रहे। मैं कौन सी पार्टी में? वो जनता पार्टी में। अच्छा। जनता पार्टी थी वहाँ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो वो सज्जन आदमी थे, किसानों के लिए संघर्ष किया हमेशा उसने, और मैं भी उनका चेला था, मैं उनके साथ रहता। अच्छा। मैं छोटा था, परंतु गाँव में जाते, गांव में जाके किसानों के साथ न्याय होता, तो हम गांव में मीटिंग करके उनका भारी विरोध करते, धरना प्रदर्शन करते, और कई बार जिला हेडक्वार्टर भी हमने धरना लगवाया था वहाँ। तो मैं उस टाइम उसके साथ था। तो मनराम जी भी बहुत सज्जन आदमी थे, प्रधान जी भी बढ़िया ईमानदार आदमी थे।
तो उस टाइम के और आज के टाइम में बहुत अंतर हो गया। आज के टाइम में फिजूल खर्ची ज्यादा मानते हैं। अब मैं ये पसंद नहीं करता, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है इस पे ये मेरा मानना है कि सरकार में जो बड़े नेता हैं या कोई मंत्री हैं वहाँ तक सब लिप्त हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ अधिकारी कोई भ्रष्टाचार ईमानदार आदमी हो तो यहाँ कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर ले क्या? परंतु वो जनप्रतिनिधि है उनकी कमजोरी की वजह से हो रहा है। वो अधिकारियों ने उन्हीं को लपेट में ले लिया और वो सरेआम लूटने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई डिपार्टमेंट उठ जाओ जाते कहेंगे ऐसे इतने पैसे लगेंगे, बगैर पैसा कोई बिल्कुल सही या काम हो वो भी नहीं होगा। ये हालत हो रहा है। तो मुद्दा क्या होया करता बेटे में? मुद्दा तो ये किसान का था। पहले यहाँ वो लगती थी लिबी लगती थी उसके खिलाफ। फिर ये अभी ये सोनी जी बैठे हैं, निर्मल जी हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले वो बीमा नहीं थी पर तो और तो मांग थी किसानों के हित के जो काफ़ी मुद्दे थे। तो किसानों के खिलाफ जो कोई निर्णय होता उनके खिलाफ संघर्ष करते थे। पानी की भी समस्या थी, बिजली की गाँव में समस्या थी। वहाँ बिजली नहीं थी गाँव में। वहाँ तारण तहसील मेरे याद आने में 10-12 गाँव में बिजली थी, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था। तो उस टाइम ये विशेष मुद्दे होते थे। पीछे विधानसभा चुनाव के महीने थारे ऊपर एक लांछन भी लगायो गयो क्या मतलब वहाँ राठौड़ साहब चुनाव लड़ने खातिर आया तो थारे पर आरोप भी लगाया गया। तो क्या कहना चाहो? आरोप प्रत्यारोप है। मैं कभी दबाव की रातें नहीं की। ये जो कर रहे हैं यहाँ ये चाहे राठौड़ साहब हो चाहे कोई हो, ये बड़े नेता हैं। वो उनको पसंद करते हैं जो उनके पीठ के पीछे खड़े हो के जय हो जय हो जय हो फलान जी जय हो ये जो नारा लगाते हैं। तो वो कैसे उनकी क्या विचारधारा है, वो कैसा लड़का है एक आदमी है वो नहीं सोचते। वो उनकी जजा करो वो उनको पसंद करते हैं। मैं बीजेपी में पहले नहीं था, पहले मैं कांग्रेस में हो 2010 तक। तो अच्छा कांग्रेस में रहा? हाँ कांग्रेस में था। 10 में मैं बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद में ये जो आरोप लगाने वाले नहीं, ये 14 में चुनाव हुए थे यहाँ लोकसभा के। उस टाइम सब आदमी जो आज करे नहीं कम बीजेपी के भक्त हैं और झंडा ले घूम रहे हैं, इसलिए सब हाथी पर चढ़े थे। यहाँ अवनेश महर्षि चुनाव लड़ा था बसपा से यहाँ। हाँ सरेआम इसने वोट डलवाए हैं और बीजेपी को दिन को बीजेपी बोलते रात को बसपा। ये हालत थी उनकी। यहाँ कांग्रेस के तो वोट ही नहीं रहे। वो बीजेपी थी, वो कुछ कांग्रेस मान लो वो कन्वर्ट हो गई बसपा में। और फिर वही आदमी 18 में वो यहाँ से टिकट लेके आ गए। कोई चूरू से लड़ रहा है, कोई यहाँ लड़ रहा है। तो मैंने कभी मैं जो कह दिया मुँह से वो हमेशा हमारा निर्णय हुई रहता। हम पार्टी को ऐसा कोई नहीं कर हम पार्टी के बंधन में। अगर पार्टी के लोग हमारे को परेशान करेंगे, किसान वर्ग को परेशान करेंगे या गरीब को परेशान करेंगे, मजदूर को करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। उन नीतियों का विरोध करते हैं तो वो उनको पसंद नहीं। तो मैं 18 में ये चुनाव में टिकट मांग रहा था। तो इसने टिकट मैं क्योंकि बसपा में नहीं गया इसलिए बड़े नेता यहाँ बीजेपी के थे उनने मेरा विरोध किया, मेरे को टिकट नहीं लेने दी। तो मैं निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा। अब की बार ये करें देश के चुनाव में राठौड़ साहब ने न तो मेरे से बात की न मेरे से कभी मिले। वो मेरे से दूरियां बना ली उसने। मैं जिला ऑफिस का 2020 में चुनाव लड़ा तो वो मेरे को टिकट दे दी। टिकट देने के बाद मेरे वही लगे कि इसको हराओ। तो इनकी ये सोच है। हमने उसके बाद में न तो राठौड़ साहब ने मेरे को बात हुई, कभी जिला ऑफिस मीटिंग मिलते थे बाकी मिलते नहीं। और वो चुनाव आए मेरे तो पहले दिन कहा था कि कल मेरा कार्यालय उद्घाटन है तो लोग जी आप मिलना। मेरे उस टाइम मेरे एक परिवार में था, उनकी डेथ हो गई तो मैं उसके दाह संस्कार में गया था तो मेरे को लेट हो गई, मैं नहीं आ सका। तो चर्चा हो गई कि वो तो लोग आराम नहीं आया। तो राठौड़ साहब मेरे घर आए थे। मैं क्यों मैं भी बीजेपी में हूँ तो मैं वोट बीजेपी को दूंगा, परंतु आप 5 साल में मेरे से रमा समय कभी नहीं की। आप ऐसे आदमियों को ले घूम रहे हो जो जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, न कोई जनहित के मुद्दे लेके चलते। वो आपके पड़ोस में इर्द गिर्द रहते हैं, आपको गुमराह करते हैं। आप उसकी गुमराह करने पर उनकी बात मानते हैं। जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं आप।
तो कहने मैं भविष्य में करूँगा। तो हमने वोट दे दिया। मेरे तो 2 दिन बाद में मत से मैं गिर गया और मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। मेरा रीढ़ की हड्डी में वो एक गुटका है उसको क्रैक हो गया। अच्छा। तो 2 महीना में रेस्ट पर रहा। तो ये चाहे कुछ भी कहें, इनकी तो सोच है कि आप कैसे हैं वो नहीं सोचते, वो आपके जैसे दूसरों को सोचते हैं कि जैसे मैं बुरा कर सकता हूँ तो मेरी तरह और भी करते होंगे। ये इनकी ये सोच है। तो अभी तारानगर में जिस तरीके की राजनीति चल रही है बन के हिसाब में देख रहे हम तो अब राजनीति रही कुछ, देखो लोग अब तो स्वार्थ गड़ू है। मैं तो आज चाह रहा हूँ कि जो आदमी जिनका आज भी ये क्लेम का मामला अटका पड़ा है, जो किसान के लिए नहीं बोलता, आज जो राज में बैठे हैं, यहाँ नए नए रोज के यहाँ धरना वो क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, उन प्रोग्राम में किसानों के क्लेम के मामले में आज क्रॉप कटिंग हो रही है उसके बारे में वो नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे आदमियों को मैं पसंद नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि ये निर्मल जी उमराव जी रही हैं, ये लोगों के संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष करेगा तो हम उसको पसंद करते हैं। चुनाव लड़े कौन नहीं वो अलग बात है, परंतु जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा है। ये कुछ तो करें कि ये चलो कराम ये कॉमरेडों की बढ़ाई करा है, मैं कोई कॉमरेड थोड़ा ही हूँ, पर तो उनके विचार हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन सेवा दे रहे हैं जनता को, उनकी प्रशंसा करेंगे। तो अभी चाहे कोई हो जो किसान के लिए बोलेगा, गरीब के लिए बोलेगा। आज कोई पानी का बिजली का मुद्दा है, अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इनका कभी इसने जो विरोध नहीं करे, कुछ सोचते हैं अरे हमारा राज है ढूंढी पीट रहे हैं, पर तो कर रहे क्या? राज है तो जब जनता प्रताड़ित हो रही है और आप बोल रहे नहीं हो तो आप राज किस काम के राज है आपका, ये बताओ। स्मार्ट मीटर ने लेके लोग क्या कहना चाहोगा गाँव? स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर पता नहीं क्या है, परंतु लोगों में ये जो विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के भी जो गुप्त रूप से कहते हैं कि ये उपभोक्ताओं के पक्ष में नहीं है, ये गलत है। लोग जी स्मार्ट मीटर मतलब बिजली को बिल जै तरीके से पहले 2 महीना आया करते आपने बिल भी थोड़ा कम हो और आज 1 महीना बिल कर दियो और बिल भी आवे जब एक बार यहाँ चढ़को से लगे अपन मतलब बड़ो देखो एक तो इसमें है कि जो 2 महीने का बिल आता था, 2 महीने में वो स्थायी शुल्क, विद्युत कर, ये कुछ है उसमें और हैं टैक्स के रूप में जो पैसे ले रहे हैं, वो पहले तो 2 महीने के साथ आता था और वो ही सरचार्ज स्थायी शुल्क जो है नहीं वो 1 महीने मारा है, तो डबल मार हो गई नहीं। तो होना चाहिए आधा, वो चाहे बिल 1 महीना दो चाहिए। फिर उसके बाद में गरीब आदमी है, अब कई बार क्या किसान गरीबों को काम नहीं मिलता तो पैसे के भाव में बिल उनके भरे नहीं जाते थे, तो 2-2, 4-4 महीना वो निकल जाते थे और बाद में एक साथ है वो पैसे जमा करा देते और उनको फिर चालू हो जाता। आज ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। रिचार्ज करेंगे तो रात को अगर वो रिचार्ज खत्म हो गया तो बिजली बंद हो गई, वो उपभोक्ता कितना परेशान, गर्मियों का समय है, मच्छरों का प्रकोप है, तो उनके रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसी हालत हो जाएगी। रात को कहाँ जाए बूढ़ा आदमी जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता आज के समय में काफ़ी लोगों को, तो वो बड़ी परेशानियां काम है। दूसरा बिजली बोर्ड भी आज जै तरीके से ठेके पर देने लग रहा है, वो काम भी है तरीके से सीधो स्मार्ट मीटर रिचार्ज सामने रिचार्ज कर देगा लोग। तो आगे आना दिना युवा की भर्तियां भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा भी युवा बिल्कुल नहीं जरूरत क्या कर्मचारी अब ये टोटल काम ठेके भी दे रखा है, पीएचडी है, पीएचडी जितने भी कर्मचारी होंगे बड़े वो नाम मात्र के कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, नए भर्ती हो रही नहीं है, तो उसमें ये ठेका दे रखा है। ठेके में क्या है कि अधिकारियों का ऊपर नेताओं का कमीशन हो जाता है, उस कमीशन के चक्कर में सब ठेके पर हो रहा है, कर्मचारी से तो ले नहीं सकते, वो ठेकेदार किसी को काम दे के उसे वो वसूल कमीशन वसूल रहे हैं। और यही बिजली बोर्ड की हालत है। बिजली बोर्ड में जितने भी कर्मचारी हैं वो अब धीरे धीरे हट रहे हैं, नए भर्ती हो रही नहीं है, तो ठेके पर काम देना पसंद करें, वो ठेके पर लूटने का काम करेंगे लोगों को। और जिसमें नेताओं को, बड़े नेता जो राज के हैं उनको ये है कि अगर ठेका हो जाए तो ये हट जाएं तो हमारे भी इसमें कमीशन आए। हम तो लोगों का कमीशन खोरी का रीति रिवाज चल गया है फिलहाल, न कोई करने वाला है न कोई सुनने वाला है। अब राज हो किसी का हो, परंतु वो किसान के गरीब के में बात नहीं कर रहा है,
जो किसान के गरीब के हित में बात नहीं करेगा उनके देखो हमारी विचार मेल नहीं खा रही है, ये हमारा विचार। अब की बार बरसात ज़्यादा होने की वजह से मूंग की फसलें भी नष्ट हो गई है, मोट की फसलें भी नष्ट हो गई है, मतलब खराब होगी। तो प्रशासन ने क्या करना चाहोगा, मतलब क्या किसान ने राहत दी जा? ये अभी किसान संगठनों ने मांग की है जगह जगह कि आप अभी जो फसल खराबी हुई है उनकी क्रॉप कटिंग बने हो, गिदावड़ी करवाओ। अभी नया तो गिदावड़ी हो रही है, फसलें लोगों किसानों की कट गई, वो बाद में क्या गिदावड़ी करेंगे, क्या बोया था क्या नहीं। तो गिदावड़ी में स्पष्ट होता कि कितने उनके किसान के बीघे में मूंग थे, कितने मोट थे, कितने बाजरा था, तो वो गिदावड़ी नहीं हो रही है। दूसरी क्रॉप कटिंग हो रही है, उसमें दागी दाने हैं वो साथ में तोड़ रहे हैं। अब 15 तारीख को जो कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि दागी मूंग को अलग हटाए, परंतु बाद वो उठाएं। एक तरफ तो ये पहले कह रहे थे हम तो साथ में तोलेंगे, और जो MSP पर गवर्नमेंट खरीद कर रही है उसमें कहते हैं कि अलग हटाएंगे, और यहाँ के साथ में तोलेंगे। तो दो रूपता सरकार की मंशा सही नहीं है। तो मतलब ये सब किसान संगठनों ने विरोध किया है और मैं उनका समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात, अभी 2021 का क्लेम है वो 500 करोड़ के लगभग इसने निरस्त किया है। तो ये भी किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज किसानों को प्रीमियम है, एक एक किसान के 5,000, 10,000, 20,000 हर किसान के लग रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। गवर्नमेंट भी उसमें अपने किसान का प्रीमियम कटा रहा है, परंतु वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसान का प्रीमियम एक जगह बीमा कंपनी के पास इकट्ठा हो गया और उसमें ये बंटवारा हो जाएगा बाद में। तो ये सब मिले हुए हैं। ऐसा राज ये धीरे धीरे लोगों की तरफ ध्यान नहीं है, सब पैसे के लिए। आप देखो जहाँ भी छापा पड़ता है वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया और उनके खजानों में निकलता है, उनके बैंकों में निकलता है, कितने प्लाट ज़मीना। और तो ये जिनके पास कुछ नहीं था, कोई धंधा नहीं है, नेतागिरी कर रहे हैं झूठी, और क्या अधिकारी हैं उनकी मिली भगती शेर ये सब हो रहे हैं। एक अभी वो पखवाड़ा चल रहा है, जन सेवा पखवाड़ा, इसको क्या कैसे देखते हैं? ये आपने देखा नहीं, सुबह उठते पैंट सूट लगा के और थोड़ा सफेद पहन के और दुरंगा दुपट्टा डाल के और हाथ में झाड़ू लेके और सड़क पर खड़े हैं, फोटो करा रहे हैं। तो यह सफाई होती है क्या? पूरा शहर है गंदगी से भरा पड़ा है और वो फोटो करा रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? सफाई करने वाले वो हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उठते ही पहले पोते और फ्रेश होने के बाद में मैं मेरे मकान की पूरी सफाई करता हूँ। उसके बाद में मैं घूमने भी जाता हूँ। तो वो तो एक सफाई है। अपने घर तक सीमित रहो, अपने घर की सफाई कर दो, रोडों पर फोटो करा रहे हैं, ऐसी सफाई होती है क्या? तो तारानगर के अभी महत्वपूर्ण मुद्दे आप क्या देखते हैं? जैसे आपने भी देखा होगा, सड़कें भी फूटी हुई, यहाँ सड़कें टोटली फूटी हुई हैं, पूरा शहर पानी से भर गया। इनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है कि प्रकृति है, प्रकृति कब क्या कर दे, उनके लिए इनका पहले से कोई प्लान नहीं है कि इनके क्या किया जाए, कैसे पानी निकासी व्यवस्था किया जाए, और भी कोई आपदा आ जाए तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, वो टाइम पर वो लगातार सिस्टम चल रहा ढर्रा, कभी यहाँ पानी भर जाए, उसके बाद में मोटरों के नाम पर और डीजल के नाम पर और वो चोरी हो रही है। तो सबकी मिली भगती से हो रहा है। अभी जिस तरीके से कोई प्लानिंग नहीं है इसके पास। भी चल रही है पंचायतों अभी परिसीमन नहीं, इसमें तो क्या है कि जिसका राज है वो राज का अपना प्रभाव दिखाता है, लोगों को डरा रहा है कि आपको मैं उस आपके गांव को निकाल के उस गांव में भेज दूंगा। तो अभी पीछे ऐसे उदाहरण देखो, पूंदरास में थिलाना गांव है, वो पूंदरास के अंदर है, गांव एक है, नाम दो है, और जो पंचायत मुख्यालय है उनके आगे वो थिलाना के घर हैं। उनको वहाँ से निकाल के और मद्रास में मिलाया 10 किलोमीटर दूर। जब उसके घर के सामने पंचायत है, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? उसको कलेक्टर साहब ने सुनने में आया, कलेक्टर साहब ने वापस उसको पूंदरास में रखा है। और यहाँ से प्रस्ताव गए थे कि हमारा गोगटिया है, गोगटिया पटा चौई, वो उसको पहले हमारा अंशपेरा में था, अब नई पंचायत बनी है कनपरा, वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से उसको नया जोड़ के और चारना गोगटिया में लाया है। तो वहाँ चारना गोगटिया में जाने के लिए
और हमारे गांव का सीधा कोई रास्ता नहीं है, कटानी रास्ता नहीं है, न कोई चालू रास्ता है। वो हमारे से बिल्कुल कभी आना जाना नहीं रहा। वो हमारे गांव से 10 किलोमीटर के लगभग सीधा दूरी पड़ती है ऐसे पैमाने से पे। तो वो पहले तो हम आएंगे तारनगर होकर सदास रोड पकड़ के जाएंगे सातवें चौराहा पर। सातवें चौराहा पर जाके जाएंगे महात्मा बस स्टैंड पर, वहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर चाना गोटिया 13 किलोमीटर लगभग पड़ता है। ऐसे लोगों को परेशान करने की सोच रखते हैं। अब पंचायत समिति को भालेरी बना रहे हैं। भालेरी में आप देख लो, ढिंगी, अडियाल, ब्रह्मनगर, राजपुरा, सातू और ये ढाणी कुमारान, रामपुरा नई पंचायत बनाई बताएं, अड़ेला और ढाणी कुमारान, चाना गोगुटिया और करतवा जो जवानीपुरा, करतवाशिया, अंशीपुरा, ये जितने भी हैं ये पहले उन सबको तार लगाना पड़ेगा। और जो ये नेटवार झांझनी इस साइड से जोड़े हैं उनको भी पहले तार लगाना पड़ेगा। पहले वो 15-15, 20-20 किलोमीटर है, कई तो 30-30 किलोमीटर है। जहाँ ब्रह्मनगर है, ढिंगी है 30-35 है, तो वो पहले तार लगाएंगे। फिर 35 किलोमीटर भले रह जाएंगे। कहाँ पंचायत समिति बनेगी, कहाँ उनको लोगों को कैसी सुविधा मिलेगी। तो लोगों जो यहाँ तो पंचायत समिति लोगों के दिमाग में थे कि थाना के पूर्व साइड में पंचायत समिति है, वहाँ कोई लड़का, छोटा बच्चा, चाहे औरत, बूढ़ा शाना कोई आदमी है, वो आके अपना काम खुद करा के यहाँ ले जाता हमेशा। आज भालेरी पंचायत समिति बन जाएगी तो वहाँ शाना आदमी है, समझदार है, वो भी वहाँ पहुँचने में उनको बड़ी परेशानी होगी कि वो मिलेगी नहीं। वहाँ जाएंगे तो अधिकारी नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे कल आना, फिर परसों आना, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पर तो ये क्या सोच से कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पैदा करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या सोच है। तो लोग जी आगे आना और भविष्य तारानगर को क्या देख रहे हो? देखो जनता है, जनता क्या निर्णय करती है। मैं तो कहूँ जब जनता पर अत्याचार हुए हैं तब बदलाव आया है। तो अब जनता आप देख रहे हैं, हर इंसान दुखी है, चाहे वो पार्टी कौन सी ही हो। वे आज सत्ता में बैठे हैं, उसमें 1% लोग तो ऐसारामी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बाकी 99% लोगों का शोषण हो रहा है और परेशानी है। अरे वारदात देखो, इस तरह जो घटना हुई है, इस तरह से ये तो बहुत ही निंदनीय है। पर तो और भी देखो आप, गुंडागर्दी, यहाँ प्लाटों पर कब्जे हो रहे हैं, जो बदमाश हैं, जो राज का प्रभावशाली लोग हैं, वो यहाँ के लोगों के प्लाटों में कब्जा करके उसे पैसे लेकर कब्जा खाली कर रहे हैं। ये लूट साट नहीं है क्या? इनको छूट दे रखी है कि आप गुंडागर्दी करो, लोगों को लूटो, डराओ और पैसे कमाओ। इनकी सोच ये हो रही है। तो निश्चित ही बदलाव आएगा। जनता शीघ्र ही अब दुखी है तो बदलाव लाएगी। अगर आने वाले भविष्य में मेरे को लग रहा है कुछ बढ़िया होने वाला है। तो पहले भी प्रधान सरपंच थे रहा हो और आगे राजनीति के मायने देखो, अमित तो अब मेरा तो अभी प्रॉब्लम है कमर की। अब मेरी उम्र भी 68 साल के लगभग 67 साल का हो गया मैं। अच्छा। तो मैं देखा सामाजिक सेवा में लोगों जितने भी अपने होगी, चुनाव लड़ने का समय नहीं रहा है हमारे लायक। क्योंकि यहाँ तो समाज का मानो करोड़ों रुपये कहाँ से लें बताओ। ये धीरे धीरे लूटने का काम है। तो वो हमारे पास है नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि जो भी हमसे हमारे ज़बान से, शरीर से जो सहयोग होगा वो सामाजिक आदमी बन के लोगों के बीच में समाज को सेवा देंगे, हम गरीबों को सेवा देंगे। यही हमारा ध्येय है। वो मेरे पहले था, अब भी है और आगे भी। जब तक मेरे शरीर में रहेगी, ताकत रहेगी, तब तक मैं इस रूप में भी सेवा दूंगा। तो अभी स्वास्थ्य मेरा मन नहीं, मेरा स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। अच्छा। और मैं तो कोई बढ़िया इंसान लड़ेगा, उनके लिए कह देंगे कि भी यह अपने को सेवा देने वाला है, तो तय होगा। तो मेरा मन नहीं है इस राजनीति में, गंदी राजनीति हो गई। तो दोस्तों अभी तिलोक जी के साथ अपा बतल कर रहा एंड मैं इंटरव्यू नहीं मानूंगा, एक बतड़ी। तो आप लोग सुनी हो और थोड़ा चैनल ने फॉलो करो, शेयर करो और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थे जुड़िया। नमस्कार।